बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप मेरे घर आ चुका हूँ। मिसू बिकम रॉक स्टार का पार्ट 3 स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक इंट्रो के बाद। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर होकाइडो अपनी बेटी हिनाटा और बेटे के साथ मिसू के घर आए थे। उन्होंने मिसू को थैंक यू बोला क्योंकि उसने उनके बच्चों की मदद की थी। मिस्टर होकाइडो मिसू की अच्छाई से बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने मिसू को जापान के नंबर 1 टोक्यो हाई स्कूल में एडमिशन देने का ऑफर दिया। पहले मिसू बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके मॉम डैड मान गए। रात में पाको मिसू पर गुस्सा हो गए क्योंकि उसने उसका कॉल नहीं उठाया था। बाद में परमैन पाको परमैन ड्यूटी के दौरान एक नर्सरी स्कूल में गए, जहां पर परमैन ने बच्चों के लिए गिटार बजाया और सब उसकी म्यूजिक सुनकर हैरान रह गए। इस वक्त मिसू को याद आया कि अब उसका एडमिशन टोक्यो हाई स्कूल में हो चुका है। फिर मिस्टर होकाइडो की भिजवाई हुई एक बहुत महंगी कार मिसू को लेने आई और ड्राइवर उसे होकाइडो मेंशन ले गए। कार धीरे धीरे टोक्यो सिटी के बड़े रोड से गुजर रही थी। मिसू विंडो के बाहर से देखते हुए बस शौक होते जा रहा था। हर तरफ बड़ी बड़ी मिल्स, शाइनिंग बिल्डिंग और लग्जरी कार्स दिख रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था, ये लोग सच में इतनी रिच लाइफ जीते हैं। ड्राइवर बिल्कुल सीरियस फेस के साथ कार चला रहा था। मिसू बार बार अपने टोक्यो हाई स्कूल का एंट्री पास देख रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में जापान के नंबर 1 स्कूल में जाने वाला है। बाद कार एक बहुत बड़े ब्लैक गेट के सामने रुकती है। गेट के ऊपर गोल्डन लेटर में लिखा होता है होकाइडो मेंशन का। गेट धीरे धीरे खुलता है और कार अंदर एंटर करती है। अंदर का सीन देखकर मिसू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बड़े गार्डन से फर्नीचर और स्टेटस और लाइन में खड़ी हुई महंगी कार्स देखकर उसको लगता है कि वो किसी मूवी के सेट पर आ गया है। कार मेंशन के सामने रुकती है और सर्वेंट से लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। मिसू कार से नीचे उतरता है। सब एक साथ झुककर बोलते हैं, वेलकम यंग मास्टर। मिसू ऑलमोस्ट गिर जाता है। यंग मास्टर तभी स्टेज से हिनाटा हंसते हुए नीचे आती है। गुड मॉर्निंग मिसू। मिसू ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोलता है, जी गुड मॉर्निंग। हिनाटा उसको अंदर ले जाती है। मेंशन अंदर से और भी ज्यादा शॉकिंग करने वाला था। मार्बल फ्लोर्स, जनरेटर क्लैम्बर और वॉल्स पे एक्सपेंसिव पेंटिंग लगी थी। हॉल में मिस्टर होकाइडो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने मिसू को देखकर स्माइल की। गुड मॉर्निंग बेटा। मिसू जल्दी से झुककर बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर होकाइडो उसको ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने बोलते हैं। टेबल पर इतना खाना था कि मिसू कंफ्यूज हो गया कि ब्रेकफास्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। हिनाटा उसका रिएक्शन देखकर हंस ही रोक नहीं पाती। रिलैक्स है, ये डेली का खाना है। डेली मिसू शॉक हो जाता है। फर्स्ट के बाद मिस्टर होकाइडो बोलते हैं, हिनाटा मिसू को ट्यूटर रूम और मेंशन दिखा दो। ओके पापा। हिनाटा मुस्कुराते हुए बोलती है और मिसू को ऊपर ले जाती है। रास्ते में मिसू वॉल्स पे लगे हुए फोटोज को देखता है। कुछ फोटोज में फेमस एक्ट्रेस से, कुछ सिंगर्स और फेमस बैंड। तुम्हारे पापा सिंगर्स को जानते हैं? मिसू हैरानी से पूछता है। हिनाटा क्यूरियसली जवाब देती है, पापा की एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। एक रूम से गिटार की आवाज आती है। मिसू तुरंत रुक जाता है। हिनाटा स्माइल करती है और डोर खोलती है। ये मेरा म्यूजिक रूम है। रूम के अंदर एंटर करते ही मिसू की आंखें चमक उठती है। हर तरफ गिटार, ड्रम, पियानो और स्पीकर्स रखे हुए थे। पूरा रूम एक प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो जैसा लग रहा था। फिर एक ब्लैक गिटार के पास जाता है। वो उसको केयरफुली उठाता है जैसे कोई खजाना पकड़ रखा हो। क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? हिनाटा स्माइल करते हुए बोलती है, बिल्कुल। मिसू गिटार पकड़ता है और कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से गिटार बजाने लगता है। एक सॉफ्ट आवाज से भर जाता है। हिनाटा शौक होकर उसको देखती रह जाती है और बोलती है, अमेजिंग मिसू। लेकिन मिसू आंखें बंद करके म्यूजिक पे पूरी तरह खो गया था। के बाहर 3 लोग गुजरते हुए रुक जाते हैं। गिटार की आवाज सुनकर वो अंदर देखते हैं। वो तीनों शौक होकर मिसू को देखने लगते हैं। म्यूजिक रुकते ही रूम में साइलेंस
छा जाती है। एक लड़की धीरे से बोलती है, ये नामुमकिन है। दूसरी लड़की मुस्कुराती है और बोलती है, इतने सालों बाद भी ये वैसे ही बजाता है। मिस्सू कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखता है। तभी वो लड़का आगे आता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मिस्सू क्या तुम हमें भूल गए? मिस्सू अपने फ्रीज हो जाता है। वो ध्यान से उन तीनों को देखता है और अचानक उसकी आंख बड़ी हो जाती है। तुम लोग उसके दिमाग में बचपन के सीन फ्लैश होने लगते हैं, जब छोटा मिस्सू पुराने गैरेज में गिटार बजाता हुआ दिखा रहा था। उसके साथ 3 बच्चे म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे। रियो, इमली, इक्का तीनों स्माइल कर देते हैं। इनाटा सरप्राइज होकर बोलती है, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? रियो हंसते हुए बोलता है, हम लोग बचपन में एक साथ बैंड में थे। मिस्सू को पुराने दिन याद आने लगते हैं। स्कूल के बाद वो सब एक छोटे गैरेज में प्रैक्टिस करते थे। रियो ड्रम बजाता था, इमली सिंगर थी, इका पियानो बजाती थी और मिस्सू गिटार। उन्होंने मिलकर ही एक बैंड बनाया था। इसका नाम था थंडर बाइट्स। वो लोग सपना देखते थे कि वो लोग एक दिन बड़ा कंसर्ट करेंगे, लेकिन फिर सब अलग हो गए, बैंड टूट गया। इमली स्माइल करते हुए बोलती है, हम लोग तुम्हें बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। मिस्सू हैरानी से पूछता है, मुझे पर क्यों? तभी एक फोन निकालती है और नर्सरी स्कूल वाला वीडियो दिखाती है, जिसमें परमैन गिटार बजा रहा था। मिस्सू शॉक हो जाता है। रियो हंसते हुए बोलता है, पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन गिटार पकड़ने का स्टाइल देखते ही समझ गए थे कि ये तुम ही हो। मिस्सू टेंशन में आ जाता है। परमैन, वो तो परमैन था। इमली हंसते हुए बोलती है, हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह गिटार सिर्फ तुम ही बजाते हो। मिस्सू जल्दी से टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, वैसे तुम लोग अब क्या करते हो? हिनाटा एक्साइटेड होकर बोलती है, ये लोग पापा के फेमस के मेंबर है, रॉक बैंड। मिस्सू फिर से शॉक हो जाता है। रियो सीरियस होते हुए बोलता है, और हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मिस्सू पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? एका धीरे से बोलती है, हमारे बैंड का गिटार बेस इंजर्ड हो गया है। इमली बोलती है, 3 दिन बाद हमारा बड़ा लाइव कॉन्सर्ट है। रियो मिस्सू की तरफ देखते हुए बोलता है, अर्जेंटली एक गिटारिस्ट चाहिए। मिस्सू धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। इमली हंसते हुए बोलती है, तुम बचपन में यही बोलते थे। एका प्यारी से मुस्कान बनाकर बोलती है, लेकिन जब तुम गिटार पकड़ते हो, हमें सिर्फ तुम्हारा गिटार सुनने का मन करता है। रूम में सब खामोश हो जाते हैं। मिस्सू धीरे से गिटार की तरफ देखता है। उसके मन में एक्साइटमेंट भी थी और डर भी। तभी उसका परमैन बैच आवाज करता है। मिस्सू अपने मन में बोलता है, अब किसने मुझे कॉल किया? मिस्सू टेंशन में आ जाता है और बोलता है, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो वॉशरूम में भाग जाता है। तो कंफ्यूज होकर देखते रहते हैं। इंसान के एक कॉर्नर में पहुंचते ही रोबोट को एक्टिवेट करता है। अगले सेकंड मिस्सू का रोबोट एक्टिवेट होता है और मिस्सू अपने रोबोट को बोलता है, तुम यहाँ पर सामान लेना, मुझे अब जाना होगा। फिर मिस्सू तुरंत परमैन बनकर विंडो से बाहर उड़ जाता है। हवा में पहुंचते ही वो देखता है कि पाको ऑलरेडी हवा में हाथ फैलाकर उसका वेट कर रही थी। जैसे ही परमैन उसके पास पहुंचता है, पाको उसे गुस्से में बोलती है, तुम फिर लेट हो। परमैन बोलता है, सॉरी पाको, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। उसको देखती है, हर बार यही बोलते हो। परमैन हंसते हुए टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, वैसे आज मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए। पाको सरप्राइज होकर बोलती है, क्या सच में? परमैन बोलता है, हाँ, और वो लोग अब रियल रॉक बैंड में हैं। एक्साइटेड होकर बोलती है, वाह, फिर तो तुम भी अब रॉक स्टार बन जाओगे। परमैन जल्दी से हाथ हिलाता है, नहीं नहीं, मैं इतना कूल नहीं हूँ। ये सुनकर पाको हंसने लगती है, लेकिन तभी उनकी बैच एक साथ आवाज करने लगती है। दोनों सीरियस हो जाते हैं। सिग्नल। पाको तुरंत बोलती है। अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डबल स्पीड से शहर की तरफ उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बड़े शॉपिंग मॉल के पास पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। मॉल के ऊपर का एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड टूटकर गिरने वाला था और कुछ लोग उसके नीचे फंसे हुए थे। तब एक आदमी
चिल्लाता है, मेरी मदद करो कोई। परमैन और पाको बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम पर लग जाते हैं। पाको तुरंत नीचे गिरते हुए बोट को दोनों हाथों से रोक लेती है। बोट बहुत भारी था। परमैन जल्दी, पाको जोर लगाते हुए बोलती है। परमैन स्पीड से नीचे जाता है और फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। एक छोटी बच्ची डर के मारे रो रही होती है। उसको आराम से उठाकर सेफ जगह पहुंचा देता है। तभी मॉल के अंदर एक एक्सप्लोसिव होता है और ग्लास टूटने लगते हैं। पाको अंदर कुछ गड़बड़ है, परमैन चिल्लाता है। दोनों तुरंत मॉल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। एरिया में फैल रहा था और कुछ वर्कर्स अंदर फंसे हुए थे। परमैन तुरंत अपना कैप मुंह में बांधकर स्मोक के अंदर घुस जाता है। पाको बाहर खड़े लोगों को शांत करा रही थी। थोड़ी देर बाद परमैन दो वर्कर्स को अपने कंधे पे उठाकर बाहर ले आता है। सब लोग लेफ्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रिगेड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। परमैन और पाको बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं। पाको मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने अच्छा काम किया परमैन। परमैन कहता है, तुमने भी। फिर दोनों हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगी थी और उसी वक्त एक बड़ी स्क्रीन और टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। 3 दिन बाद टोक्यो का बिगेस्ट यंग कॉन्सर्ट होने वाला है। स्क्रीन पे जापान का फेमस यंग रॉक बैंड की फोटो दिखाई देता है। न्यूज रिपोर्टर एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, लेकिन कॉन्सर्ट से पहले का गिटारिस्ट इंजर्ड हो गया है और सबके मन में एक ही सवाल है, कॉन्सर्ट में गिटार कौन बजाएगा। स्क्रीन के नीचे एक लिंक ब्लिंक करती है, न्यू मिस्ट्री गिटारिस्ट कमिंग सून टू बी कंटिन्यू।